इसमें दो सेक्शन है, एक सेमीकंडक्टर और एक लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में तो बहुत ही मजे वाली बात है, बहुत ही आसान सा सेक्शन है लॉजिक गेट। ठीक है, एक तरह से 5th क्लास के बच्चे को सिखा दो ना तो वो भी उसको सवाल को सही करके आएगा वीडियो में। ठीक है, तो हमें मेन फोकस, मेन ध्यान किस पर देना, सेमीकंडक्टर। लॉजिक गेट अपन लास्ट के लेक्चर में ही अपन आराम से कर लेंगे विद प्रैक्टिस। तो सेमीकंडक्टर जो सेक्शन है, इसका एक और नाम अगर मैं बात करूं इसमें, स्लाइड करें इसमें, है ना? ओके, ठीक है ना? तो मेरे पास थोड़ा सा वर्किंग एरिया यहाँ पर लिमिटेड सा रहेगा ना, तो चीजें मैं थोड़ी लिखूंगा, आप थोड़ा अपने आंखों में थोड़ा सा जोर डाल के देखते रहना थोड़ा सा इसको। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम शुरू कर रहे हैं, सेमी कैरेक्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, लॉजिक गेट्स बाद में करेंगे। और सेमी कैरेक्टर्स जो है, आप सब लोग जो है ईच एंड एवरी वन सेमी कैरेक्टर का यूज कर रहा है, पता है कहाँ पे? पता है मतलब आपको? तो जो मोबाइल यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, वो सारी के सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मेनली किस एलिमेंट से फैब्रिकेट की गई है, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में भी दो तरह के मेन बेसिक एलिमेंट होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, कौन कौन से? यस, वेरी गुड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आप आपकी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, जो आपके 14 ग्रुप या फिर टेट्रावैलेंट एटम है, टेट्रावैलेंट कौन कौन से पता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, मेन ये है। अब इसमें जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये आपके सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं। कार्बन क्यों नहीं आ रहा है, अभी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है भाई, हम स्टडी कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर, इसके नाम से हमको एक बात समझ में आती है कि ना तो ये कंडक्टर जितने अच्छे कंडक्टर हैं, ना ही इंसुलेटर जितने बुरे कंडक्टर्स हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाना हमको सीखना है। तो यहाँ पर ये क्या चीज है, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना साथ ही साथ। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम। आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें फर्दर पढ़ना भी उसी को ही है ना। तो सिलिकॉन का कोई मुझे बताएगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इतना कम आवाज क्यों है? सिलिकॉन पता नहीं है या फिर बोलना नहीं चाहता? 14 होता है, पता है ना? अच्छा ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो 14 का मतलब आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेकंड वाले में कितने घूम रहे हैं? 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 10 हो गए। बाकी के 4 कहाँ हैं? अच्छा, तो ये मैंने एक एटम इसका बना दिया सिलिकॉन। ठीक है, अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या चीज है? यहाँ पर आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम के लिए बैंड डायग्राम नहीं बनेगा, उसके लिए बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, लेवल और बैंड में क्या डिफरेंस है अभी समझेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो स्केल है वाई स्केल, एक्स स्केल किसी चीज को डिनोट नहीं करता, वाई जो स्केल है ये डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। हम एनर्जी डायग्राम में किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, हम बना रहे हैं हर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को शो कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे n बराबर 1 वाले इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1 वाले समझते हैं, n बराबर 1, 2, 3, सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल के इलेक्ट्रॉन की? 1 वालों की या 3 वालों की? 1 वालों की। 3 वालों की सबसे कम है। चलो, थोड़ा डिस्प्यूट है ना, चलो उसी को क्लियर कर रहा हूं मैं। आप बोर्स थ्योरी सुना है कभी? बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी में बोर ने क्या किया था, किस एटम पे रिसर्च किया था? हाइड्रोजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन। अच्छा, उसके लिए किसी को पता हो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है? ये डेटा तो जरूर सुना होगा। अच्छा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम वाले -3.4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 0.8। अच्छा बताओ, इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी है? -0.8 में सबसे ज्यादा ये कौन सा है? n बराबर सबसे बाहर वाला। दूसरी बात है, सबसे बाहर वाला जो होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और ये सबसे बाहर वाला होता है, इसका नाम क्या होता है? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल होता है ना। चलो ठीक है, तो अब हम एनर्जी लेवल्स को बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल सटीक, बिल्कुल डिस्क्रिएट, बिल्कुल फिक्स 13.6 मतलब 13.6।
ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर एक फिक्स एनर्जी है किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की, तो हम उसको एक फिक्स लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये एनर्जी जितनी भी हो, किस वाले इलेक्ट्रॉन की, n बराबर 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये बनाने जरूरी नहीं है, मैंने शो कर दिया ताकि आप उसको थोड़ा रिलेट कर पाए। n बराबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ये है। थोड़ा और ऊपर जाए, n बराबर 2 की एनर्जी कहाँ आएगी? ऊपर आएगी नहीं आएगी? n बराबर 2 हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 है। ठीक है, ये 8 हो गए। चलो ठीक है, ये हो गया। इसके बराबर बाद n बराबर 3, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो? वैलेंस शेल या वैलेंस लेवल, वो तो एक ही बात है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ये जो डायग्राम मैंने बना दिया ना, बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आपने शो भी कर दिया, और ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम की बात हो रही है, और हमको आइसोलेटेड कहीं मिलेगा नहीं। हमारे पास एक क्रिस्टल है, एक टुकड़ा है सिलिकॉन का। अब आप बताइए उस सिलिकॉन के टुकड़े में, क्रिस्टल में क्या एक ही सिलिकॉन एटम होगा? तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे सिलिकॉन एटम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल। अब सिलिकॉन क्रिस्टल में आप बताइए, जो आउटर मोस्ट शेल है, इसको वैलेंस शेल बोल रहे हो आप, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या करेंगे? नियर बाय सिलिकॉन से क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। अच्छा, कौन सी बॉन्डिंग करेंगे बताओ? इतना सोच क्यों रहे हो? कौन सी बॉन्डिंग करेंगे बताओ? श्योर होकर के बता दो ना। पक्का कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे? क्यों? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन दे दो ना किसी को, नहीं दे सकते? थोड़ा छोटा बड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं, आप बराबर बना देना। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, अंदर वाले बार-बार बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा। कौन सी बॉन्डिंग करेगा? कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, जैसे आपका कार्बन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं। अब आप अंतर समझना, अब हाइलाइटेड पॉइंट है। पहले मैंने कहा था कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे n 3 वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी को मैं एक थिन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थिन लाइन से रिप्रेजेंट करने का मतलब है इस स्केल पर ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, और थिन लाइन का मतलब है ये जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी एनर्जी, वो एनर्जी को ऑक्युपाई कर रहा है कौन? ये वाला इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, वो दो कंपोनेंट्स से बनती है। एक उसकी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी, सोचो तो, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के घूमने से कौन सी आएगी? और इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, दो चार्ज है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन से कौन सी आएगी? पोटेंशियल। तो मैं आपको, काइनेटिक तो घूमने से आती है, वो फिक्स है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स फिक्स है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख के मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ये फॉर्मूला पढ़ा करते हैं, दो चार्ज Q1 और Q2 अगर होते हैं, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, सुना है कभी? Q1 Q2 बाय, ये फॉर्मूला। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताना, जरा खुद से बताना, ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस बदल रही है, सेम हो रही है? सेम है। तो क्या R सेम है? R एक डिस्टेंस है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी सेम है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों फिक्स है। इसका मतलब इसके लिए हम एक लेवल बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, इसकी बात करें। जब एक क्रिस्टल में बात की जाती है, तो क्रिस्टल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या केवल इस न्यूक्लियस के इफेक्ट में, इस न्यूक्लियस पर इसका कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है? अच्छा, ऊपर एक और होगा, मैंने सारे नहीं बनाए। ऊपर जो तीसरा वाला, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 होंगे क्या? चार कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो क्या चारों न्यूक्लियस के इफेक्ट में ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? और तुम मुझे बता दो, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, इसकी वजह से तो फिक्स है, पता है, लेकिन इससे ये दूरी, ये देख रहे हो आप, जब इलेक्ट्रॉन घूम करके इधर आ जाएगा, तो दूरी क्या चेंज हुई? क्या डिस्टेंस चेंज होगी? ये यहाँ आ गया, तो इससे चेंज होगी, ऊपर वाले से चेंज होगी। तो आप मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या फिक्स रही या बदलती रहेगी? बदलती रहेगी। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं रही, रेंज हो गई, बदलती रही, कभी थोड़ी कम होगी, कभी थोड़ी ज्यादा होगी, है ना? बेस होगा, पोजीशन होगा इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में हमें उस डायग्राम में, एनर्जी डायग्राम में, उसको एक थिन लाइन से शो कर सकते हो क्या? एक रेंज से शो करोगे ना, उस रेंज को ही हम बोलते हैं बैंड।
तो बनाते हैं। चलो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात करें, n बराबर 1 वालों की। तो वन के बैंड, बैंड मतलब क्या, एक पतली सी इस तरह की स्लिट। तो अब आप देखो ना ये क्या ये रेंज है या फिर फिक्स एनर्जी, ये रेंज है। तो ये जो रेंज ऑफ एनर्जी है इसी को हम बैंड बोल दिया करते हैं। क्लियर हो गया बैंड क्या चीज है। अच्छा ये कौन सा बैंड है, n बराबर 1, फिर उसके ऊपर कौन सा आएगा n बराबर 2, फिर उसके बाद कौन आएगा n बराबर 3। अच्छा n बराबर 3 सबसे आउटर मोस्ट है। अच्छा इसका नाम क्या लिखना है, तो इसको हम बोल देंगे वैलेंस बैंड बोल देंगे, क्योंकि अभी लेवल से बैंड पर आ गए। तो मैं इसी की बात कर रहा था। n बराबर 3 के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके घूमने के दौरान उनकी एनर्जी फिक्स नहीं होगी, क्या होगी, चेंज होगी। आप सोचिए ना, बोर में इसकी स्टडी करी और इसकी स्टडी करके एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यूज बता दी, तब से लेकर अब तक आप किसी क्रिस्टल में प्रेजेंट किसी भी एक एटम की किसी एक इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि वो फिक्स होती नहीं है ना। समझ में आया क्यों नहीं होती है, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बदलती रहती है। आपने बोर थ्योरी में पता नहीं कब ये हुई थी और कब की बात है, तभी बस तब से लेकर इसी को लेकर घूम रहे हो। इतनी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आगे की केमिस्ट्री में आपके क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी तो आप बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो फिक्स ही नहीं है। बात समझ आई क्या, तो ये चीज है। अब इसमें हम बात करें, मुझे आप बताना, मुझे स्टडी यहाँ फिजिक्स में करनी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी समझ आता है, कंडक्टिविटी जिससे क्या होता है, कंडक्टिविटी से करंट का फ्लो होता है, हीट का प्रोपेगेशन फ्लो होता है ना। किसी भी मटेरियल में कंडक्टिविटी किसकी वजह से आती है, यस वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे, n बराबर 1 से या n बराबर 3 से, यस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वो फ्री होंगे। तो यहाँ पर अगर हम समझे कि अंदर वाले लेवल्स का कंडक्टिविटी की स्टडी करने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमें इनको नहीं भी बनाया तो चलेगा, ठीक है। लेकिन अब वैलेंस और वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकल करके अगर फ्री हो गया, तो फ्री हो गया मतलब वो किस बैंड में चला गया, किस लेवल में चला गया, तो हाँ उसी की बात करते हैं। तो एक नया बैंड हम और बना रहे हैं, सब लोग सुनना ध्यान से, एक नया बैंड हम और यहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस बैंड का नाम है कंडक्शन बैंड। अभी कंडक्शन बैंड क्या चीज होती है, जरा इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मेरे इस क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल तो बॉन्डेड है, इसको क्या फ्री करवाया जा सकता है, कैसे होगा फ्री, बताओ इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होगा, क्या लेगा या फ्री होने का, एनर्जी तो लेगा और क्या लेगा। अच्छा एनर्जी कैसे कैसे दे सकते हैं, एनर्जी कैसे दे सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, बड़ी बड़ी बातें मत करो, अपन तो खाली चूल्हे में रख के गर्म कर दे, इसको गर्म कर देना। अरे टेम्परेचर से क्या एनर्जी नहीं दे सकते, क्या दे सकते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके फ्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब सुनना लेना, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड था मतलब कहां पर था वो, वैलेंस बैंड में था। और अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर फ्री हो गया, क्रिस्टल में घूमने के लिए इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन किस बैंड में आ गया, कंडक्शन। तभी तो उसका नाम कंडक्शन बैंड रखा जा रहा है। तो आप जरा देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड तोड़कर यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो आपको एक ही बात मैं बोलूंगा जो आपको दिमाग में फिट करनी है, कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री। तो आपके क्रिस्टल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कहां प्रेजेंट है, और कंडक्शन बैंड अगर थोड़ा भी भरा हुआ है तो क्या वो कंडक्टिविटी शो करेगा। अच्छा कंडक्शन बैंड जितना ज्यादा भरा होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये सारी छोटी छोटी बात है, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा, क्यों, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होने का मतलब वो बॉन्डेड है या नहीं, बॉन्डेड है। चलो तो दो बातें हो गई। और एक तीसरी बात है, इन दोनों लेवल्स या दोनों बैंड्स के बीच का अंतर, डिफरेंस, जिसको हम शो किससे करते हैं, डेल्टा ई से। कोई नाम बता रहे हैं इसका, बहुत बढ़िया, सब पता है आपको। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो बैंड गैप, इसको नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये क्या होता है, कोई डेफिनेशन बताओ, इसको देख के बताओ। कंडक्शन वैलेंस के बीच का एनर्जी का डिफरेंस, यही तो है, ये तो दिख रहा है।
नहीं, थोड़ा और आसान से शब्दों में बताओ। हाँ नहीं और इलेक्ट्रॉन कौन बोल रहा है? हाँ इलेक्ट्रॉन। क्या एनर्जी चाहिए ताकि वो कंडक्शन। हाँ कुछ हद तक सही है। मैं अगर ऐसे बोलूं हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने, जब कंडक्शन बैंड की बात करूं, मैं नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, क्या वो डेल्टा ई जी नहीं है? अब बैंड के टर्म्स में बात करें, हमारे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, बॉन्डेड से क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमम एनर्जी क्या है, यही तो होता है। तो बस डेल्टा इज सिंपल भाषा में क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, टू फ्री द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सही है। तो हमें तीन बातें दिमाग में रखनी है, तीन बातें पढ़नी थी। पहली बात वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, डेल्टा ई फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन, बस इसी को डेल्टा ई बोलते हैं। इसके अलावा मैंने जो बातें, जो स्टोरी सुनाई है, उनमें ये बताया है कि क्रिस्टल में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी फिक्स, जबकि आइसोलेटेड एटम में फिक्स होती है। तो इसलिए फिक्स होती है तो वहां हम एक लाइन से शो कर सकते हैं उसको, जबकि जब यहाँ वेरी कर रही है तो उसको रेंज से शो करेंगे, दैट रेंज इज कॉल्ड बैंड। ये दो तीन बातें समझ आई क्या? कुछ भी पूछना तो कुछ भी बताइए, कोई डाउट? हाँ बोलिए। बाकी सब लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है, फटाफट से इसको लिख लीजिए। हम उतना ही लिखेंगे जितना वाकई में जरूरत है, ठीक है, फालतू कुछ भी लिखेंगे। ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिखो, हटा सकते हो, ये नहीं लिख सकते, एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये क्रिस्टल लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। नहीं, थ्रेशोल्ड नहीं करेंगे। थ्रेशोल्ड, भाई थ्रेशोल्ड अलग अलग जगह पर यूज तो होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ वो वाला कोई नाम, कोई कॉमन नेम की तरह उसको यूज नहीं है था थ्रेशोल्ड नाम को, ठीक है। ये गैप है, ऊपर भी एक बैंड है और नीचे भी एक बैंड है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसको हम डेल्टा ई। फॉरबिडन क्यों कह रहे हैं ये आप पूछ सकते हो, नाम फॉरबिडन क्यों रखा जा रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डेड है तब उसकी कुछ एनर्जी होगी, और अगर वो फ्री हो जाएगा तब उसकी कुछ एनर्जी होगी, उसके बीच में वो कोई भी एनर्जी ऑक्युपाई नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी, मान लो मुझे बॉन्डेड है तो उसकी एनर्जी है फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन, और जब वो फ्री हो गया तो उसकी एनर्जी होगी 4 इलेक्ट्रॉन। तो 3 और 4 के बीच में उसकी कोई एनर्जी, बीच की कोई स्टेट नहीं होगी, या तो बॉन्डेड होगा या फ्री होगा। जब बॉन्डेड है तो 3 और फ्री है तो 4, और 3 और 4 के बीच में कोई भी स्टेट, कोई भी एनर्जी वो ऑक्युपाई नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम फॉरबिडन बोला जाता है। लेकिन हमें इतनी सारी बातें जानने की जरूरत है, ठीक है, हमें बेसिक 2-3 बातें पता होनी चाहिए। हाँ, एक बात मुझे बताए कोई, एक सिंपल सवाल है, एक बार इंटरप्ट करूंगा मैं, सुनना। क्या इस एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर हम 3 मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? चलो मुझे ये बताओ, एक ऐसा मटेरियल है जिसका डेल्टा Eg बहुत ज्यादा है, किस कैटेगरी में आएगा वो? क्यों, कैसे बचाना? उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना मुश्किल है, बिकॉज़ डेल्टा Eg हाई। और एक ऐसा मटेरियल जिसका डेल्टा Eg बहुत कम है, वो ज्यादा कंडक्टिंग होगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा पाना आसान। तो देखो क्या इस बेसिस पर, इस डायग्राम के बेसिस पर वी कैन क्लासिफाई ऑल 3 मटेरियल्स, वही हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखने वाले हैं। चलिए तो आप लिख लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट हम वही लिखने वाले हैं। बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम वी कैन क्लासिफाई द मटेरियल्स इन 3 कैटेगरीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। यस, इसमें एक लेवल और बना लो। ये कौन सा लेवल हो गया? दूसरा लेवल, कंडक्टर। तो सीधी सी बात है, वहां बैंड है, यहाँ लेवल है। हाँ, अब तुम क्या बोल रहे हो बताओ? हाँ, इसमें फिक्स होता है। क्यों होता है फिक्स? क्योंकि एनर्जी फिक्स है। जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम की बोल के बताया ना, -13.6, -13.6, -13.6 की एनर्जी कन्वेक्शन लेवल नहीं, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है ना। दूसरे में तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी कितनी? -3.4।
लेकिन ये फिक्स है, तुम दूसरी बार बोलो, तीसरी बार बोलो, चौथी बार बोलो, ये बोलोगे -35, पांचवी या छठी बार बोलने पर कुछ बदल जाएगी क्या, है ना? यानी उसकी एनर्जी फिक्स होगी, इसलिए फिक्स चीज को हम एक लाइन से शो करते हैं। बट इन दिस क्रिस्टल फॉर्म एनर्जी कम ज्यादा हो रही है, बदल रही है। दैट्स व्हाई हम उसको एक रेंज से शो कर रहे हैं, तो बैंड से शो कर रहे हैं, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए इसको और एक लाइन नोट करा रहा हूं आपको, फटाफट से करिए। हो गया, हो गया? तो एक लाइन नोट करा रहा हूं, जरा लिखिए सब। ठीक है, एक लाइन लिख सकते हैं, इसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखिए, क्योंकि किसी का पहले होगा, किसी का बाद में होगा, मैं से लास्ट वाले के होने तक वेट तो नहीं कर सकता है ना, तो लिख दीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मींस, लिखिए जरा, जो बात समझाई उसको लिख लेते हैं, अच्छा है ना। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मींस free electron that can contribute in conductivity. Free electron that can contribute in conductivity. सही बात है, इजी सी भाषा है ना। इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में, उसका मतलब दैट इज फ्री टू मूव, that can contribute in conductivity. ठीक, सही है। दूसरा एक लाइन और लिख लो, डेल्टा Eg, और मेंशन करिए व्हाट इज दिस ऑर्बिटल एनर्जी गैप। कहीं आया नहीं ना इधर, डेल्टा Eg, व्हाट इज दिस ऑर्बिटल एनर्जी गैप, FeG। लिखिए, लीस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, लीस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी to free any bonded electron, to free any bonded electron. सही है, सही है ना। डेल्टा Eg क्या है, लीस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर फ्री हो जाए, बस यही तो है डेल्टा Eg। चलिए, हो गया ये, आगे बढ़ जाए, एक मिनट में कंप्लीट करें, जिसने भी नहीं लिखा है फटाफट एक मिनट में कंप्लीट करें। लिखने में थोड़ा सा जल्दी करनी है, समझने में आप टाइम लोग पूछिए, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी, ठीक है, रिलेवेंट चीजें पूछिए, लेकिन है ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर मुझे कोई ये यूज करना है और घर पे मेरे को मोबाइल बनाने कैसे बनाऊं, वो रिलेवेंट सा क्वेश्चन है। तो अभी नीट में आने वाली जो चीजें वो सारी मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन हो गया। चलिए, इसके बाद में थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ, सुनिए सब लोग, थोड़ा सा बेसिक सुनिए। एक हाँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको साफ बता दूं, इस चैप्टर में कुछ बेसिक यूज आएगा। करंट आपका हुआ नहीं अभी तक, नहीं हुआ है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज इसमें यूज आएंगे, जैसे ओम्स लॉ, पता है सबको क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू IR। ठीक है, R क्या है, चलो ठीक है, तो मेरे पास देखो ये तार है, ये तार है, चलो ये तार है, इस तार का रेजिस्टेंस एट क्या होता है, बीच में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है ना। चलो ठीक है, देखते हैं, एक तार लेते हैं, अच्छा तार लेते हैं, ये वाला तार, ठीक है। इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा। तो थोड़ी बेसिक बातें कर रहा हूँ, ठीक है, पुरानी बातें। R बराबर रो L बाय A, सबको क्लियर है। R क्या चीज है, R रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है, hindrance applied by the wire या material of the wire in the way of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में, फ्लो में जो अपोजिशन आ रहा है उसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज L, L बताइए, ये बताइए। एंड व्हाट इज रो, लिख देंगे इसको, है ना। कुछ लोगों को पहली बार देख रहे होंगे रो को भी, चलो पता है तो अच्छी बात है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या चीज है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दूसरा नाम होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। देखो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, एक दूसरा पेन है, ठीक है, एक लोहे का है और एक कॉपर का है, कॉपर है और एक आयरन, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, लेकिन फिर भी दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों का रो अलग अलग है। रो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल, और रो किस पर डिपेंड करता है,
मटेरियल में प्रेजेंट नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स एक है जिसमें मटेरियल में फ्री रेडिकल ज्यादा है, तो उसका रो क्या होगा? ज्यादा होगा। रो नंबर ऑफ फ्री रेडिकल ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी क्या? तो बढ़ेगी कंडक्टिविटी, है कि नहीं? अच्छा कंडक्टिविटी को कैसे नोट करते हैं? सिग्मा करते हैं, ये सिग्मा है मतलब। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन, क्या रिलेशन? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। यानी किसी मटेरियल का अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका रेजिस्टिविटी कम है, ठीक है। अच्छा ये कुछ बेसिक बात है। अच्छा इसके साथ ही एक बात और कर रहा हूं, कोई भी मटेरियल है जब उसका टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो उससे उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, और ये चेंज होती है तो फिर आर भी चेंज है। अब बात करते हैं इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। मेरे पास एक तार है और उसका एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस है, मान लो R0 R0, और अगर मेरी टेम्परेचर बढ़ाकर T कर दिया, मान लो 20 बढ़ा दिया, 50 बढ़ा दिया, कुछ भी बढ़ा दिया, उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? RT, ठीक है। तो बता सकते हैं RT R0 के बीच एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम करंट में। RT इज व्हाट? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T या T माइनस 0। ऐसा सुना है क्या? ये कम सुना है ना, थोड़ा बड़ा है इसलिए याद नहीं किया, सुना है ना। अच्छा तो क्या यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं? हमें अल्फा की ही बातें करनी है इस आर्टिकल में, बेसिक बता रहा हूँ अभी इस आर्टिकल को सभी को नहीं पढ़ रहे। सो अल्फा इज व्हाट? RT माइनस R0 बाय R0 इनटू T, ऐसा आएगा, देख लो ये तो सब निकाल ही लेंगे। खैर अब इस आधार पर अल्फा का नाम लिख दें, अल्फा में आर्टिकल में लिखो, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। हमारे पास तीन तरह के मटेरियल हम स्टडी करने वाले हैं, पहले कंडक्टर्स, दूसरे इंसुलेटर और तीसरे। इन तीनों के अल्फा में डिफरेंस होता है। अल्फा क्या बताता है अभी बात करते हैं। केस फर्स्ट ये हो सकता है, मान लो मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसमें RT R0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो? नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? मेरा 0 पर रेजिस्टेंस R0 था और टेम्परेचर बढ़ा देने पर रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी RT R0 से। तो अगर RT R0 से बड़ा है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देख के खुद ही बता दो मुझे, पॉजिटिव आएगा ना, पक्का RT बड़ा है R0 से। अब मैं इसको उल्टा करके पूछता हूँ, उल्टा मतलब सुनो, उल्टा पूछने को, एक ऐसा मटेरियल जिसका अल्फा क्या है? पॉजिटिव की बात करें, क्यों नेगेटिव में घुसे जा रहे हैं? अल्फा अगर पॉजिटिव है एक मटेरियल का, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या, ऐसा समझ गए? उल्टा मतलब जिस बंदे का अल्फा पॉजिटिव है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। ये दिमाग में फिट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात फिट करते हैं, अगर उल्टा हो गया RT लेस देन R0, यानी क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस, तो बताओ अल्फा क्या आएगा? अल्फा उल्टा करके पूछते हैं। ऐसा बंदा जिसका अल्फा क्या है? बंदा समझ लो ना, मटेरियल है ना। अल्फा नेगेटिव है जिसका, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा? उल्टा चलने वाला है ना। और तीसरा वो बंदा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, RT बराबर R0, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस हो जाए, बोलो अल्फा क्या आएगा? 0। तो जिस बंदे का अल्फा 0 मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी ही। ये तीन तरह। अब इसमें ये जो पहले वाले हैं ये कंडक्टर्स हैं, ये जो है सेमी कंडक्टर्स है, और ये जो है रबड़ इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक बताया अभी आपको, ठीक है। अभी मैंने सेमी की बात नहीं करी है लेकिन अब करूंगा, ठीक है। ये चीज है, ये बेसिक में आप लिखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको तीन कैटेगराइज कर देता हूँ तीन मटेरियल्स की। सबसे पहले कौन है? कंडक्टर। सुन लीजिए, कोई बात नहीं ना, 1 मिनट मेरा एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, कोई बात। इंसुलेटर्स एंड लास्ट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसमें हैंडराइटिंग थोड़ी कम अच्छी आती है, डिजिटल बोर्ड है ना, है? और वही कह रहा हूँ है ना, वो व्हाइट तो इसमें तो बहुत सुंदर आती है, इसमें थोड़ी कम सुंदर आती है। चलो ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम? तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूं। क्या लगता है डेल्टा Eg कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? क्या होगा डेल्टा Eg?
बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। ठीक है, तो इसमें Vp और Cp क्या होगी, बहुत ही और बहुत पास नहीं होंगे, इनफैक्ट दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे। ये रहा Vp, ये Vp Cp कौन है, तो इसमें डेल्टा Eg ऑलमोस्ट, तो हमको एक बात समझ यहाँ ये कंडक्टर से। अच्छा, इंसुलेटर में क्या लगता है, क्या हो रहा है, इसमें ये बैंड गैप बहुत इतना ज्यादा, जिसका मतलब ये है कि आप इतनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अच्छा, मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको गर्म कर दूं, आग लगा दूं, तब भी जाकर उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को मैं इतनी 3 से ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाऊंगा, और नहीं दे पाऊंगा तो वो फ्री, इसका मतलब वो कैसा बिहेव करेगा, हमेशा इंसुलेटर की तरह। यहाँ पर ये जो कंडक्शन बैंड है ये बिल्कुल खाली रहेगा, एम्प्टी होने का मतलब, एम्प्टी होने का मतलब ये इंसुलेटर है, ये बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। हाँ, अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में देखो क्या है, ना तो बहुत कम गैप में, ना बहुत, तो ये बीच का जो है, बीच वाला है, तो इसमें डेल्टा Eg, इसकी डेल्टा Eg की रेंज बताओ क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, एक हल्का आइडिया है, तो ये फिक्स सीमा नहीं है, 3 की बात होगी, 3.25 हो गया तो वो नहीं, वो भी हो सकता है सेमी, लेकिन 4-5 से ज्यादा वाले सारे इंसुलेटर में आएंगे, 3-4 से कम वाले सेमी में आएंगे। अच्छा, इसमें कॉमन लोग जो है सिलिकॉन की बात करते हैं, जर्मेनियम की बात करते हैं, मैं बात बाद में करूंगा, आप बताओ सिलिकॉन और जर्मेनियम में से क्या लगता है किसका बैंड गैप ज्यादा होना चाहिए, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, थोड़ी केमिस्ट्री लगाना, इसका बैंड गैप यानी किसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ना फ्री करना आसान है, तो मुश्किल है, मुश्किल हो सकता है उसका डेल्टा ज्यादा होगा, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना मुश्किल है या जर्मेनियम के, कैसे पता चला, साइज सुना मुझे, हाँ साइज किसका बड़ा है, सिलिकॉन का छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उसको फ्री कराना। तो अगर इसी बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कार्बन की, शुरू में आगे बोला ना कार्बन भी टेट्रावैलेंट है, 2007 एएमपी में क्वेश्चन आया, कंपेयर डेल्टा Eg फॉर कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, किसका डेल्टा Eg सबसे ज्यादा होगा, अब बताओ कार्बन का क्या ज्यादा होगा, सबसे छोटा है, उसके इलेक्ट्रॉन का पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे, उसको फ्री कराना सबसे मुश्किल है, इसीलिए वो ऑलमोस्ट एक इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, सो सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए डेल्टा Eg कम होगा, तो जर्मेनियम का कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, कितना होता है, पॉइंट, याद रखना है इसको, ये कॉमन। और एक और बताता हूँ, गैलियम आर्सेनिक, ये कौन है, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर, बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, इंडियम फास्फाइड, और कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, लेकिन हमें कोई रटने नहीं है, कुछ नहीं याद करना, बस ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज करूंगा मैं एलईडी बनाने में। एलईडी सुना है कभी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट है ना, तो डेल्टा Eg इसका होता है 1.8, ठीक है ना, बस इसलिए लिख दिया इसको, तो मैं वहां पर फिर बात करूंगा, फिर पूछूंगा बता डेल्टा Eg क्या होता है, तब भूल जाएंगे सब, आपकी बातें तब भूल जाएंगे, तब कुछ और डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। चलो अब इसमें ये तो बातें हुई, ठीक है, ये सारी बातें होगी, अल्फा की बात करते हैं। अच्छा, इसमें अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, क्या होता है, अच्छा पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, अगर T बड़ा तो R भी बड़ा, बस दिमाग में ऐसे फिट करो, अल्फा पॉजिटिव और T बड़ा तो R बड़ा, और यहाँ पर अल्फा क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, T बड़ा तो R बड़ा, अच्छा R बड़ा तो सिग्मा क्या हुआ, रेजिस्टेंस बड़ा, रेजिस्टिविटी बड़ी, कंडक्टिविटी कम हो गई। ये अरे हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, हाँ ये नहीं याद करो क्योंकि फिर उलझ जाओगे ना, ठीक है, T बड़ा तो R, समझ में आ गया, और ये वो बंदा है इंसुलेटर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता खास, इसका अल्फा ऑलमोस्ट जीरो, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंसुलेटर यानी मान लो मेरे पास ये लकड़ी का एक कोई टुकड़ा है, वुडन पीस है, उसको मैंने गर्म किया, ठीक है, उसमें कोई कंडक्टिविटी बढ़ नहीं,
तो गर्म करने पर उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर दे दें तो उसमें कोई एक का दुक्का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, हो सकता है ऐसे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, आपने लकड़ी को गर्म किया, किसी ने उसको जला ही दिया, अब जला दिया तो वो क्या बन गया, कोयला बन गया, और कोयले में क्या बन गई, ग्रेफाइट बन गया। अब ग्रेफाइट में होते क्या कनेक्टिविटी शो करने लगा थोड़ी बहुत, तो बस यही केस है। एक एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर जाकर उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ सकती है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, या रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं बोलो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा तो कौन सी कैटेगरी में आएगा फिर, नहीं मतलब अल्फा क्या हुआ फिर, नेगेटिव हुआ ना, तो वैसे तो जीरो आएगा, नॉर्मल केसेस में जीरो आएगा, लेकिन इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, लेस नेगेटिव वैल्यू। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नीट 2017 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि फॉर विच मटेरियल्स अल्फा इज नेगेटिव, पहला ऑप्शन कंडक्टर्स, दूसरा ऑप्शन इंसुलेटर्स, तीसरा ऑप्शन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, और चौथा ऑप्शन सेमीकंडक्टर। तो वो लोग क्या ठीक करेंगे, क्या केवल सेमीकंडक्टर ठीक करेंगे, तो क्या ठीक करेंगे, इंसुलेटर एंड। अब समझ में नहीं क्यों बात कर रहा हूँ, अल्फा वैसे तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन इट हैज अ वेरी लेस नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब ये हुआ टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा बढ़ाओगे लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा सा ही कम है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो क्लियर होगी तीनों बातें। चलिए ये आप लिख लीजिए, और इसमें कोई बताएगा सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये बैंड गैप कम है, तो यहाँ पर कोई इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके फ्री हो सकता है, बॉन्ड तोड़ करके आ जाएगा यहाँ आने का मतलब किसमें आ गया, और क्या कंडक्शन में पार्शियली फील्ड हो गया क्या, पार्शियली फील्ड और पार्शियली एम्प्टी होना एक ही बात होती है, हाँ एक ही बात, मतलब सोर्स है इसके पास तो एक कम हो गया, 99 रह गई, तो पार्शियली एम्प्टी हुआ, और पार्शियली फील्ड क्या हुआ, एक ही आया, 99 नहीं है, एक है, तो एक ही बात हुई। कंफ्यूज हो गए, पार्शियली फील्ड का मतलब कोई इक्का दुक्का है, और पार्शियली एम्प्टी का मतलब इक्का दुक्का नहीं है, बाकी तो बहुत सारे हैं, है ना, तो बहुत सारे नहीं है, बहुत कम है कंडक्शन पाइप, ठीक है ना। ओके चलो, तो यहाँ पर ये पार्शियली फील्ड है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी शो करता है, इसलिए इनका नाम सेमीकंडक्टर। बात समझ आ गई, चलिए इसको फटाफट नोट करिए कितनी बातों की। हाँ, और एक बात और, जहां से ये बॉन्ड गया, इलेक्ट्रॉन गया, वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं, ठीक है, इसको फटाफट से लिखिए, बेसिक करके लिखिए साइड में, अपने नोट्स में साइड में लिखिए, मेन जो आर्टिकल चल रहा है उसमें नहीं है। मैंने आरटी आर नोट इसकी ऑलमोस्ट सारी बात कर ली है, जितनी बात करंट में सर करेंगे लगभग उतनी बात मैंने इसमें कर ली, ठीक है। ये प्रीवियसली यूज्ड एक्सप्रेशन, अल्फा का नाम नहीं लिखा, मैं लिख दूंगा आगे पेज में, अल्फा इज व्हाट, यही लिख देते हैं, अल्फा इज व्हाट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जो मटेरियल्स कंडक्टर्स हैं उनका अल्फा पॉजिटिव होता है, जो सेमीकंडक्टर है उनका अल्फा नेगेटिव होता है, इंसुलेटर का ऑलमोस्ट जीरो होता है बट लेस नेगेटिव। तो इस चीज के आधार पर मैंने सारी बातें बताई, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने है सब कुछ, ये बेसिक है। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, हाँ बोल, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने से वो इंसुलेटर क्यों है, और कम होने से सेमीकंडक्टर क्यों है। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एक कोई ना कोई डेटा होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है हर चीज की, है ना। अब जैसे सिलिकॉन का डेल्टा Eg कितना बोला 1.1, इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1.1 दे दिया जाए, मिल जाए, तो वो बॉन्ड तोड़कर फ्री हो जाएगा, यानी वैलेंस बॉन्ड से कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन में पहुंच जाएगा, ये बात हुई। अब हमने कहा इंसुलेटर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाले जो लोग हैं वो सब किसमें आएंगे, इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर वो है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। इसका मतलब क्यों नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या उसमें, क्या इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और फ्री नहीं
है ना, क्योंकि उनको फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी। बहुत ज्यादा एनर्जी कितनी है? 3 या 3 से ज्यादा। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हो कि आप नॉर्मल केसेस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं दे सकते किसी को ऐसे आसानी से, क्योंकि दे ही सकते तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता? फ्री हो जाता। तो ये बताना चाह रहा है जिनका डेल्टा Eg 3 से ज्यादा है वो नॉर्मली इंसुलेटर कहे जाएंगे, तो जिनका डेल्टा Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में है। और जिनका 0 ही है बहुत अच्छा, वो कौन है? कंडक्टर, है ना? ठीक है, तो सर बिल्कुल क्लियर रखो, इसमें कोई ऐसा बड़ी हो गया। हाँ चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको लिखिए सबको। कुछ भी पूछना है तो और पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर नहीं बात पता चला तो दोबारा बता देता हूँ। हालांकि 2 बार बात कर ली है हेल्प की, इसी पर हमने क्वेश्चन लिखेंगे, प्रीवियस ईयर में आए पहले इसको लिख दिया। और एक बात और, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बना के चलना, क्योंकि टॉपिक में थ्योरेटिकल ज्यादा है अभी स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा थ्योरी ज्यादा है, पर ठीक कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन करा के, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बने चाहिए लेकिन क्वेश्चन करेंगे। और एलपी का बताई थी आपको, एलपी रोज आपके पास होनी चाहिए ना, एलपी मिल जाएगी भी, है ना, लेकिन आपके पास रोज होनी चाहिए ताकि अपन क्वेश्चन उसमें ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। हाँ, अल्फा एग्जैक्टली एक पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा या घटेगा। अगर अल्फा अगर पॉजिटिव है तो वो मटेरियल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर घटेगा। बस ये अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। जैसे बताया जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो ये बताता है, जैसे वहां तो हम सिर्फ अल्फा पॉजिटिव वालों की ही बात करते हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर्स ही पढ़ते हैं, वहां सेकेंडरी पढ़ते हैं, तो वहां पे आप हमेशा बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता ही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक रीजन भी बता रहा हूँ, सारी बात बता रहा हूँ कि कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर का क्यों घट रहा है, ठीक है। ये दोनों बातें बताता हूँ, ये तो मैथमेटिकली समझा दिया मैंने, बेसिक क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह बताता हूँ तो आप सब लोग मतलब खूब सारे ऐसे कपड़े पहन के आए हो, है ना, मतलब अरे मैंने सर्दी शुरू हो गई है ना, हमको मत देखा करो, है ना, हम तो इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, हमको तो बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप लोग आप थोड़े ना कुछ इतना उछल कूद कर रहे हो, तो बैठो आराम से, प्लीज स्वेट मिला है अकेडमी से ना, अच्छा आपको ही मिला, कोई बात नहीं, तो आप घर वालों को दिया होगा वो पहन के आ जाओ, है ना। हाँ चलिए, तो फटाफट लिखे, इसको बात करते हैं। 2 पॉइंट्स ध्यान रखने, डेल्टा Eg की थोड़ी रेंज का आइडिया और अल्फा का, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा का नाम क्या लिख दिया पहले, हाँ अच्छा, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि ये जो लोग हैं सेमी, इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों कम हो रहा है? रेजिस्टेंस कम हो रहा है मतलब कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। सुनना लो ध्यान से, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये तो मैथमेटिकल बातें करती है यार सारी, कि हाँ उसमें अल्फा पॉजिटिव मतलब टी बढ़ने पर आर बढ़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं आया, बेसिक तो नहीं आया। अब समझो जरा, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि कंडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है? यस, तो सेमीकंडक्टर्स में खेल किसका है? नंबर्स का। नंबर्स का मतलब इसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करो, टेम्परेचर को बढ़ाओ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तोड़ कर फ्री होंगे कि नहीं होंगे? बस ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो क्या उसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी और रेजिस्टेंस कम नहीं होगा? तो यहाँ तो ये बात हुई। अच्छा, फिर कंडक्टर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है? क्योंकि कंडक्टर्स का एग्जांपल लो ना, सोडियम,
सोडियम लो, तो सोडियम के क्रिस्टल में हर एक सोडियम एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, ले जाओ इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देगा उससे क्या बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी। सबको पता है बात। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, फॉर ईच एटम आपको एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिला हुआ है, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वहां खेल नंबर का नहीं है, वहां नंबर तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पर जब करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है अच्छे से, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ेगा अननेसेसरी, जिससे वो ढंग से मूव नहीं कर पाएंगे, तो अननेसेसरी कोलिजन की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम फ्लो होगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वहां पर ये कारण है कंडक्टर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों घट रहा है, कनेक्टिविटी क्यों इंप्रूव हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अभी हम आगे बात करेंगे नंबर ऑफ होल्स, ये दोनों बढ़ रहे हैं। फ्री चार्ज कैरियर्स बोलते हैं इनको, जो कि चार्ज को कैरी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इनका नंबर बढ़ रहा है, इसलिए इसकी कनेक्टिविटी क्या हो रही है, अच्छी, और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। तो ये बेसिक लॉजिक है, ठीक है, ये कारण है इनके पीछे का, लेकिन हमें अल्फा के आधार पर भी याद रखना है कि अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, T बड़ा R, और अल्फा नेगेटिव होने का मतलब T बड़ा R। चलो फिर बताओ एक क्वेश्चन करके, एक क्वेश्चन लिखिए, प्लेटिनम PT, PT क्या होता है, PT एंड सिलिकॉन Si, PT and Si are heated till 400 Kelvin, are heated till 400 Kelvin. Now both are cooled down. Now both are cooled down. Comment about the resistance of both. Comment about the resistance of both. क्वेश्चन समझ में आ गया कि गर्म किया, ठंडा किया, पहले गर्म किया, अब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम होने पर सीधा सीधा दिमाग को एक बार बता, कंडक्टर के लिए क्या होगा, T कम R, कंडक्टर के लिए क्या होता है, कंडक्टर कौन है भाई, प्लेटिनम, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो प्लेटिनम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम होगा तो कम होगा, और सिलिकॉन का टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस, बोलो समझ आ गया, बस लिख लो, लिख लो, यही तो आंसर है। क्या लिख रहा हूं, फॉर प्लेटिनम अल्फा इज, प्लेटिनम के लिए अल्फा इज पॉजिटिव, सो T डिक्रीज R डिक्रीज, बोलो सही है क्या, बस, एंड फॉर सिलिकॉन अल्फा इज नेगेटिव, इट मींस T डिक्रीज R इंक्रीज, सही है ना। तो ये कोई खास ऐसा मुश्किल है क्या सवाल बता दो, तो फिर एक और करके बताओ, एक क्वेश्चन और मैं बनाना, सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा एक सर्किट में जोड़ दिया है, सर्किट देख लो आप, सर्किट में बाकी सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए, क्या क्या जोड़ना है, सबको पता है ये क्या है, ये बैटरी है, ठीक है, ये क्या है एमीटर, क्या करता है एमीटर, करंट मेजर करता है, ये सेमीकंडक्टर का एक टुकड़ा जोड़ दिया सीधे, और ये कोई खास रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम चेंज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ टेम्परेचर, देखिए साथ इफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, उसको हमने गर्म कर दिया, देन क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, देन टू maintain reading of ammeter value of R should be increase or decrease, ये साधारण सा एक सवाल है, सिंपल सी लेवल है, समझिए, पढ़िए और अप्लाई करेंगे। ये एक सर्किट है, तो उसके लिए आपको बस एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, करंट
इस पर डिपेंड करता है। हमें एमीटर की रीडिंग मेंटेन करनी, एमीटर क्या मेजर करना है, करंट, एंड व्हाट इज करंट, V बाय R। सो आगे हिंट दे दिया, आगे आप सोचें, थोड़ा सा सोचें, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करें। हमें इस R को बढ़ाना होगा या घटाना होगा, क्या करना है, एमीटर को रीडिंग को मेंटेन करना है, यानी करंट को मेंटेन करना है। सोचिए, आंसर इज इंक्रीज, तो सोचिए कैसे इंक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, मैं पूरा आंसर डिटेल में लिखूंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन सोचिए। अच्छा, पहले कोई बता सकता है मुझे, इस अगर इस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा? अच्छा, और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, कोई बता सकता है? टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं ना सर, बोलो क्या लिखूं, R प्लस RS, यही हुआ। अब तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि एमीटर की रीडिंग मेंटेन रहे, और एमीटर क्या मेजर कर रहा है, करंट दिखा रहे हैं ना, यानी करंट कांस्टेंट रहे, और करंट डिपेंड करता है V पर और R पर। क्या V बदल रहा है क्या? V मतलब करंट की, वो तो हम बदल ही दे। अच्छा, क्या R बदल रहा है सर्किट का? सब बोलो बदल रहा है ना। तो R क्या हो रहा है सर्किट का? टेम्परेचर बढ़ाने पर R और सेमीकंडक्टर क्या हो रहा है, ये हमको पता है। तो इस R का क्या करें, हमें R बदलने देना है क्या? क्योंकि अगर R कम हो गया तो I बढ़ जाएगा, तो हम अगर ये घट रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल। तो हमें पता है यहाँ सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस घट जाएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टोटल रेजिस्टेंस घट जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि करंट मेंटेन करो, है ना, तो करंट मेंटेन तब होगा जब R मेंटेन होगा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मेंटेन तब होगा जब सेमीकंडक्टर घट रहा है, तो आप इसको बढ़ा दो, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ा दो। बोलो समझ आया क्या? कोई ज्यादा मुश्किल है क्या? चीज तो वही यूज हो रही है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, लेकिन किस तरह से सवाल पूछा आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, इस चीज को ढंग से लिख लेते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन की फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ठीक। हाँ, ये सॉल्यूशन है। इफ T increases, R of semiconductor decreases and R total is R plus RSC, ये भी डिक्रीज होगा। So to maintain I, R total should be maintained। मैं पूरी लाइन लिखा ताकि आप बाद में भी पढ़ के या समझ पाए, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो R ऑफ सेमीकंडक्टर घटेगा, और R ऑफ सेमीकंडक्टर घटेगा तो टोटल रेजिस्टेंस भी घटेगा। सो I को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप टोटल रेजिस्टेंस को मेंटेन करें। सो क्या होना चाहिए, R शुड बी इंक्रीज्ड। सिंपल है, इतना ज्यादा किसी को अगर एक ही बार में समझ आ गया तो उसको ओवर एक्सप्लेनेशन लगेगा, ठीक है। लेकिन सबके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, सारी बात लिख दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एल्स आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर समझ गए हो आसानी से। बाकी पूरी बात लिख दी है, ये सॉल्यूशन पार्ट है, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से लिखना है ना, बिल्कुल साफ साफ लिखना, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट पूछ सकते हैं इसमें? कोई बताएगा दोबारा से क्या हुआ है यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कम हुआ है, तो हम इसका रेजिस्टेंस ताकि टोटल रेजिस्टेंस ताकि टोटल करंट, बस क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। सभी होल्स की कुछ बात हुई थी ना, ओके। तो इसमें आप हेडिंग लिखिए सब लोग, कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी या कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। तो थोड़ा सा 1 मिनट साथ में लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं फिर कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ,
लैटिस स्ट्रक्चर जो सिलिकॉन क्रिस्टल की होती है। एक तरह से एक सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ के सिलिकॉन से बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा? इतना लिख दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। थोड़ा बेसिक आपको और बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन ये जो बेसिक बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में यूज आएगा, हर चैप्टर में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज, है ना? सुना होगा कभी, बात करते हैं। चलिए इतना लिखिए। हो गया? चलिए तो कोई बात नहीं, साथ साथ चलता रहेगा इसमें। तो थोड़ा सा मैं बोलना शुरू करता हूँ, सुनते जाइए क्या है। अच्छा, कोई भी सिलिकॉन क्रिस्टल है, कोई भी सिलिकॉन क्रिस्टल है, मेरे हाथ में टुकड़ा है, अगर मैं इसको बहुत ही ठंडा कर दूं, यानी T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें, तो एक तरह से टेम्परेचर हमने दिया ही नहीं कुछ, उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो तुम बताओ क्या होना चाहिए? इसका तो काम ही टेम्परेचर से चल रहा है। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर से क्या हो रहा है बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट हो रहे हैं? बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट हो रहे हैं? हाँ, टेम्परेचर से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी पाकर क्या हो जाते हैं? बॉन्ड तोड़ते हैं, फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात होगी तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको फ्री नजर आ रहे हैं? सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डिंग किए हुए हैं। तो क्या इसमें आपका कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होने वाला? तो मुझे बताइए, कोई भी सेमीकंडक्टर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करना चाहिए। ये एक अच्छी और इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखने लायक बात होगी। सो behaves like perfect insulator, है या नहीं? तो टेम्परेचर जब 0 करेंगे तो सेमीकंडक्टर भी एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है। लेकिन अब सुनिए आगे, सब लोग सर ऊपर करो, फिर देखो। ऐसे टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? बॉन्ड टूट सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ, मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट किया हमने, ये वाला इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी मिल गई। कितनी मिल गई? कितनी कितनी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गई। अरे यार, सिलिकॉन में कितनी चाहिए? इतनी चाहिए बस। 3 किसको चाहिए? अरे 1.1 से टूट जाएगा ना बॉन्ड। हाँ, मान लो इसको मिल गई 1.1, बाकी लोगों को नहीं मिली। जिसको 1.1 मिलते ही क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये तो अपना आराम से कनेक्टिविटी कर रहा है, लेकिन जब ये फ्री हुआ तो यहाँ पर एक वैकेंसी छोड़ करके गया। इस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? इसको होल बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन तो आराम से फ्लो कर सकता है, क्रिस्टल में कनेक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन ये होल कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द कंडक्टिविटी, इसको समझिए, ठीक है। इसको समझना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अच्छा, वहां पर तो कनेक्शन में एम्प्टी था, यहाँ पर क्या हुआ? ये है VB, ये है CV, टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर भी आ गए, तो क्या होगा? तो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया और पीछे क्या छोड़ कर गया? अच्छा, एक बात और नजर आ रही है, होल कहाँ क्रिएट होंगे? हमेशा वैलेंस बैंड में होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होंगे? क्या वैलेंस बॉन्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है तो क्या कितने सारे इलेक्ट्रॉन है? बहुत सारा, अच्छा कनेक्टिविटी होगा। सही बात है क्या? क्योंकि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो ये बात शुरू में कर ली। चलो अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ, जरा सुनिए। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास मान लो 2 प्लेट्स, ठीक है। आप इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज दे दें
और इस पर नेगेटिव दे दें। अच्छा ये कैसे दे पाएंगे? एक तरीका है, मान लो इस प्लेट को बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दी। अच्छा उससे क्या होगा? बैटरी का ये बड़ी वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? छोटी वाली पॉजिटिव, मतलब ये वाली साइड हाई पोटेंशियल, लो ये प्लस चार्ज आ गया, ये वाला हाई और ये वाला क्या हो गया? अब जरा सुनना, क्या एक टर्म सुनते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनते हैं ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है? चार्जेस की वजह से। जैसे मास की वजह से उसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, अरे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से मून घूम रहा है, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से अर्थ घूम रहा है ना? और यहाँ पर कोई भी चार्ज अगर होता है तो चार्ज की वजह से उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक। तो ये चार्ज, ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैं पूरी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक थोड़ा जो जरूरत है उतना बता रहा हूँ। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद है फोर्स लगाना। किस पर फोर्स लगाना? चार्जेस। तो अगर मैं यहाँ पर दो चार्जेस रिलीज करूं, एक पॉजिटिव प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो कोई सोच देख कर बताओ, ये प्लस क्यू किधर जाएगा? प्लस की तरफ? माइनस की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही। इस प्लस चार्ज को फोर्स लगेगा। ये फोर्स बताओ क्या फोर्स ई की डायरेक्शन में लग रहा है कि ई के पॉजिटिव? ये बात हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये माइनस की तरफ जाएगा, बिल्कुल प्लस की तरफ जाएगा। मतलब इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा हमेशा ई के। अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन छोड़ा और इलेक्ट्रॉन छोड़ा, प्रोटॉन किधर जाएगा? ई की तरफ, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? किसी को पता है क्या? F बराबर QE, ऐसा सुना हो? ये भी QE, ये भी QE, बस डायरेक्शन का फर्क है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब वापस से चलते हैं उस पर। ये क्रिस्टल है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, पर इस इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराएगा? करंट कब फ्लो होगा? जब बैटरी लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ बैटरी लगाई, तो दोनों तरफ क्या लगा दी? बैटरी। अच्छा बैटरी लगाई तो ये वाला सीधा और ये वाला सीधा, बैटरी लगा दी ना। अब अभी मैंने एक बात समझाई, सुनते रहना, 2 मिनट पूरा ध्यान देना। हाई से लो की तरफ क्या प्रोड्यूस हुआ? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहे थे ना, जबरदस्ती की भागदौड़ कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से उन पर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा की तरफ, ये अपोजिट। यस, इलेक्ट्रॉन पर किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन ई के, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना खुश है, ई के अपोजिट चलने लगा, करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, इसकी बात होगी, इसकी बात तो पहले भी होगी। बात करनी है होल की। अब होल का देखो क्या सीन है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे फ्री, फोर्स तो सब पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर वैकेंसी भी है, एक लालच भी है, तो ये वैकेंसी में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, तो यही होगा। अब देखो क्या होगा, मैं इससे लेकर के इस इलेक्ट्रॉन को चूज करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस पर फोर्स लगा, और फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ करके कहाँ जाएगा? इस होल में आ जाएगा, इस होल को फिल कर देगा। ठीक है, यहाँ तो कभी पूरी हो गई, लेकिन उससे क्या, उससे यहाँ होल नहीं क्रिएट हो गए? दिस इज सेकंड स्टेप। पहले क्या हुआ? बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये नेबर का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसने आगे इस होल को फिल किया, लेकिन यहाँ होल चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ? ये एक और पड़ोस का सिलिकॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसने भी बॉन्ड तोड़कर इस होल को फिल कर दिया। ये तीसरा स्टेप है, लेकिन होल कहाँ चला गया? यहाँ होल आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा हो रहा है। अब इसमें ना देखने वाले को क्या लगेगा, सर कि होल चल रहा है, होल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? होल इधर से इधर, इधर से इधर चल रहा है कि चल रहा है? अब होल किधर चल रहा है? क्या ई के डायरेक्शन में चल रहा है कि ई के अपोजिट चल रहा है? और कोई सोचेगा सर नहीं जरूरी थोड़ा इधर, आप उधर वाले इलेक्ट्रॉन को ले आओ, उधर वाले, अच्छा उधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे क्या? नहीं आएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन को फोर्स क्या होने लग रहा है। तो ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसके राइट वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कोशिश होगी वो इसको फिल करें। तो हमेशा होल का मूवमेंट किस तरफ होगा? ई के। इस आधार पर हम इस होल को भी एक फिजिकल चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या होल के होने के कारण क्या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है? लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं
ये बॉन्डेड है। हाँ, तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात समझ आई कि होल का मूवमेंट मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। बोलो सही बात है नहीं? ये होल इधर इसलिए गया क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ने इसको फिल किया, ये होल इधर गया क्योंकि इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ने इसको फिल किया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, होल का मूवमेंट मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब होल पर चार्ज कितना मानना चाहिए? ये तो नहीं मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन के बराबर मानना चाहिए, तो क्लियर है। अच्छा, पॉजिटिव मानना चाहिए, कैसे पता चला? पिछली क्लास वाला भी नहीं याद ना? पिछले साल मास्टर जी ने बताया था, वैसा वाला नहीं था। इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, होल पर पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज होल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड वही बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है जिस पर चार्ज कैसा होता है? जिस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। ये जाता है कि नहीं जाता? तो समझ में आ गई आपको बात? तो इस हिसाब से होल को अगर हम एक फिजिकल चार्ज मानते हैं, ठीक है, अब से फिजिकल ट्रीट करने शुरू करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फिजिकल चार्ज है ही, होल को भी फिजिकल मानने शुरू करें तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, नेचर क्या होगी? बोलो प्लस ई। बोलो प्लस ई होगा। एक लास्ट बात और करते हैं, मुझे बताओ इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसान है या इस होल का मूवमेंट ज्यादा आसान है? तो मैंने फ्री बोला इसलिए, क्यों? बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसान है या होल का मूवमेंट आसान है? अभी मैंने एक लाइन बोली, गोल्डन लाइन, होल का मूवमेंट मतलब बॉन्डेड। तो बताओ अब किसका मूवमेंट आसान है? क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंपैरेटिवली मुश्किल होगा ना। और जिसका मूवमेंट इजीली हो सकता है उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, न्यू, दैट इज मोबिलिटी। सुना है कभी ऐसा? मोबिलिटी, ये भी करंट में आएगा। मोबिलिटी जो है उसकी ज्यादा होगी जिसको मूव करवाना आसान है। किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन की होल के मुकाबले। और मोबिलिटी से ही मास को भी लिंक कर सकते हैं। एक बंदा है जो कि बहुत फुर्तीला है, और एक है जो थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है, ऊपर जाता है तो धीरे धीरे नीचे आता है। तो हम सोचो मास किसका ज्यादा रहा होगा? धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे आता है। तो मोबिलिटी और मास में क्या रिश्ता हो सकता है? मोबिलिटी और मास एक दूसरे के, मतलब जिसका मास ज्यादा है उसको मोबिलिटी। अब इसी आधार पर फिर बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा थी या होल की? इसकी मोबिलिटी ज्यादा थी। मास, मास, बोलो समझ आया? तो 4 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं अबाउट द होल। मैंने सारी प्रोसेसिंग बताई, लेकिन आपको सीधा पता होना चाहिए होल इज जस्ट लाइक अ फिजिकल चार्ज, और चार्ज का वैल्यू क्या है? प्लस। ठीक है। दूसरा जो तीसरा पॉइंट, सॉरी दो तो हो गए, चार्ज और चार्ज की नेचर। तीसरा पॉइंट है अबाउट द मोबिलिटी। किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, फ्री की या होल की? फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, और इसी आधार पर मास कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, होल का। अब यहाँ पर होल का मास मतलब होल क्या है? एक खाली जगह। अरे होल एक खाली जगह ही तो है। तो इसलिए आपको थोड़ा कन्वीनियंट लगे कि यार मैं होल के मास की बात कर रहा हूँ, एक खाली जगह है, तो हम इसलिए यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, वर्चुअल मास। क्योंकि खाली जगह का कुछ मास नहीं हो सकता ना, लेकिन फिर भी हम फिजिक्स में मास को कंपेयर कर रहे हैं एक होल और इलेक्ट्रॉन की। दैट्स व्हाई मैं एक वर्ड ऐड करूंगा, वर्चुअल मास ऑफ होल, तो वो सही हो जाएगा सारा कुछ। सही। चलिए, तो ये इतना लिखिए सब लोग, मैं यहाँ पर आपको 4 लाइनें डिक्टेट करवाती हूँ, फटाफट इसको नोट करिए। और ये प्रीवियस, ये जो है ना, पहले ये लिखना चाहो तो लिख सकते, ठीक है? इसको फटाफट से लिखिए, इसको बना लीजिए, ठीक है? ये फॉर्मूला बहुत यूज आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल होता है, फोर्स ऑन पॉजिटिव ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है, फोर्स ऑन नेगेटिव इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। ये बातें काम की। कर लिए अगला पेज चलते कर। तो इसमें आप देखिए, कोई भी अगर आपको डाउट फील हो रहा है तो आप पूछिए, है ना? बट आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा चल बता होल की क्या कहानी है, होल कैसे बना, होल का मूवमेंट कैसे हुआ,
ये मैं आपको समझा रहा हूँ उस कंक्लूजन तक आने के लिए कि हाउ कैन यू राइट द चार्ज ऑफ होल, इट इज प्लस ई, ये कैसे लिखा, कैसे कंक्लूड किया, बिकॉज योर होल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, एंड बिकॉज द मूवमेंट ऑफ होल जो है वो बोर्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ठीक है, ये बात है कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा बैक, ओके, ठीक है। तो इस केस में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो तो कर ही रहा था, होल भी, होल के जरिए भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे, चार्ज तो चलने लगा, इसका मतलब ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे करंट में, कंडक्टिविटी में। चलिए इतना लिखिए और बिल्कुल अच्छे से बनाना है इसको, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 मैंने नंबर लिखे, इससे आप थोड़ा बाद में भी ध्यान दे सकते हो कि पहले बॉन्ड टूटा, फिर उस 2 नंबर स्टेप में होल को ऑक्युपाई किया बॉन्डेड ने, फिर थर्ड स्टेप में वो वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको ऑक्युपाई किया और होल का मूवमेंट होता जा रहा है, ठीक, इसको लिख भी देंगे थोड़ा सा, करिए फटाफट करिए, और कुछ भी पूछना तो पूछ लीजिए इसमें, ठीक है अभी। और लेकिन याद रखना है रोज का काम थोड़ा रोज करेंगे ना, जो ईएलटी के 4-5 सवाल लेट्स प्रैक्टिस सेक्शन दिया होगा पहला, तो उस सेक्शन के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज अगर ईएलटी मिल जाएगी तो आप कर पाएंगे, बड़े आराम से कर लेंगे, 4-5 सवाल है और थ्योरेटिकल है, कुछ टाइम भी नहीं चलाना पड़ेगा उसको, ठीक है, करिए इसको करिए फटाफट से। मैं आपको अबाउट द होल 2-3 पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ जिसका सवाल आएगा, ऐसे फालतू डेफिनेशन से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, एन टाइप और पी टाइप 2 तरह के बन जाते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है और पी में होल की वजह से। तो सीधा से क्वेश्चन आता है, एन है एक पी है, दोनों में बराबर बैटरी, बराबर सब कुछ, बराबर 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 सब कुछ बराबर लगाया, फिर भी करंट किसमें ज्यादा होगा, एन में या पी में? तो मेन कारण क्या था, मोबिलिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल से, इसके लिए इसी वजह से उसकी वजह से बनने वाला करंट भी ज्यादा, बस ये कारण था। और इसमें क्वेश्चन आया था 21, ठीक है, तो इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ, इसलिए इसको नोट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, चलिए कर लेना। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन हीटिंग अ सेमीकंडक्टर, on hitting a semiconductor, some electron breaks the bond, some electrons break the bond, leaving a vacancy behind, called hole, leaving a vacancy behind called hole. Second point लिखिए, hole moves in the direction of electric field. Hole moves in the direction of electric field. So, charge on hole should be plus E. चार्ज ऑन होल शुड बी प्लस। मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, लेकिन इसके ब्रैकेट में ये बात जरूर मेंशन करें, मूवमेंट ऑफ होल, इसी के ब्रैकेट में मूवमेंट ऑफ होल इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ होल्स इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट लिखिए, mobility of free electron should be greater, mobility of free electron should be greater than mobility of hole.
then mobility of hole. और होल के ब्रैकेट में कैसे लिख दीजिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, से आप कंपेयर कर पाएंगे, एक तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन है एक तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड लास्ट कंक्लूजन जो है फॉर द मास, फोर्थ पॉइंट म्यू क्या है मोबिलिटी, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जो मैंने लिखा है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 by मास, लिखा हुआ। सो आगे लिखिए वर्चुअल मास, so virtual mass of hole should be greater than mass of free electron, हाँ। तो एक बात मुझे बताइए, अब सब लोग जरा देख करके इस डायग्राम को एक बात बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर फ्री हुआ है तो कितने होल बनेंगे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ते तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि जितने आपके नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की, ठीक है ना। अभी हम कोई डोपिंग या इंप्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे उसकी बात। तो हम बात कर रहे हैं फॉर प्योर का एक नाम और होता है, किसी को पता है? यस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है इसको, प्योर है ना। प्योर मतलब इसमें कोई इंप्योरिटी का एडिशन नहीं है। तो इस केस में आपको एक बात समझ आ रही है, स्मॉल एन ई, कोई बताएगा स्मॉल एन ई क्या होना चाहिए? दिस शुड बी द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, नंबर नहीं है ये बेसिकली कंसंट्रेशन है, नंबर तो है लेकिन यूनिट वॉल्यूम का नंबर है। देखो एक बच्चे के पास टुकड़ा है सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा सा और एक के पास है छोटा सा, तो बताओ दोनों में से किस में टोटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? बड़े वाले में ज्यादा होंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, उसके पास बड़े ज्यादा है उसके पास कम है, तो हम स्मॉल एन लिखते हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन होती है यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का। जैसे चलो दोबारा बताता हूँ, मान लो मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसका एरिया ए, इसकी लेंथ एल, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं बी और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? एन। तो आप मुझे बताइए इन वी वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम में n? अगर पूरे के पूरे वॉल्यूम में n है तो बताओ यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे? और यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बोल दिया जाए या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल n से। सो व्हाट इज स्मॉल n? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल, यहाँ होल भी होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या होल। तो n की लिख रहा हूं मतलब क्या है? ऑफ इलेक्ट्रॉन। और n h लिख रहा हूं मतलब क्या है? क्या ये दोनों बराबर हैं? फॉर द प्योर, है ना। और इस दोनों को हमें कॉमन नेम से भी लिखते हैं, क्या? और आई क्यों? फॉर इंट्रिंसिक, ठीक है। और कोई अब मुझे बताए जरा इसका यूनिट, इसको देखकर बताए इसका यूनिट क्या होना चाहिए? स्मॉल एन का यूनिट क्या होना चाहिए? ऊपर क्या है नंबर, नीचे क्या है वॉल्यूम, बताओ। नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? वॉल्यूम का तो होता है क्या? यस, तो इसका यूनिट होगा पर मीटर। तो आपको सवाल में ऐसे डेटा दिया जाएगा, इन द प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल 10 to the power 12 electrons per meter cube are present। सुना आपने क्या बोला? 10 to the power 12 एग्जांपल लिए, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये दे दिया। अच्छा, पर मीटर क्यूब में नहीं देगा, ज्यादातर लोग इसमें देगा, तो पर सेंटीमीटर में क्यूब में दिया, तो बताओ कन्वर्ट कर लोगे इसको? करके बताओ। नीचे सेंटी मतलब -2, उसकी पावर 10 -6 ऊपर जाकर, चलो ऐसा करना आता है, बाकी न्यूमेरिकल में और सिखा दो। ये आपका यूनिट हो गया। अब इसमें हम बात करें, अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें होल्स भी हैं, होल है या नहीं? तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे और होल किधर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, होल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन दोनों की वजह से बनने वाला करंट किधर होगा? सोचो, दोनों की वजह से बनने वाला करंट भी अपोजिट होगा या सेम डायरेक्शन में होगा? जरा सबको बताते हैं कैसे।
ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो इसकी वजह से बनने वाला करंट किधर होगा, राइट। तो योर IE विल बी राइट। IE समझ गए? अगर प्लस चार्जेस किधर जा रहे हैं, राइट, तो इसकी वजह से बनने वाला करंट किधर होगा। ये इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आप करंट में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी वजह से बनने वाला करंट अपोजिट होता है, लेकिन प्लस चार्ज जिधर जा रहा है करंट उसका। तो क्या दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है ना? तो यार होने चाहिए ना। अगर एक का इधर हुआ एक का इधर हुआ तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो जीरो हो जाएगा, फिर कहाँ कनेक्टिविटी अच्छी हुई। ठीक है, तो चलो अगर मैं यहाँ पर करंट लिख रहा हूँ तो क्या वो करंट IE प्लस IH होना चाहिए क्या? होना चाहिए। अब सुनना जरा 2 मिनट में आपको पुराने एक दो फॉर्मूला से याद करवा रहा हूँ। अगर आपका कोई क्रिस्टल होता है जिसका एरिया A है, ठीक है, और इसमें ये मान लो कंडक्टर का पीस है, तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है इसके लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं मिया VD। मिया VD तो सुना है भाई, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसका डेरिवेशन भी नहीं। वैसे तो आपको करंट में भी डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करना सिखाया जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला में कौन सी चीज चाहिए एग्जैक्टली अच्छे से आप जान लीजिए। आई सबको क्लियर है क्या? इसमें फ्लो होने वाला करंट। अच्छा, अगर ये कंडक्टर है तो केवल कौन फ्लो करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करवाएंगे। अच्छा, व्हाट इज मोल है? यस, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल। ठीक है, E बताइए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन VD। VD होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अगर मैं एक शॉर्ट में इसको बता देता हूं क्या, हमारे इस सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल पीस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? इधर उधर जबरदस्ती की मोशन कर रहे थे, कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है जिससे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उनका मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जिस स्पीड से चल रहे हैं ना उसी को ड्रिफ्ट स्पीड बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है पहला जो हमको बताना चाहिए। दूसरा, इसी से हम एक फॉर्मूला और लिखते हैं J। व्हाट इज J? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो होती है उसका एक्सप्रेशन किसी को पता है क्या? करंट डेंसिटी होती है करंट पास पर यूनिट एरिया, यानी I अपॉन A। तो बोलो I अपॉन A कितना हो गया? NEV हो गया, नहीं हो गया? अब मैं दो एक्सप्रेशन और लिख रहा हूँ आगे, सिग्मा कनेक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखा है बताने के लिए, बस 2 मिनट लूंगा। J जो होता है वो होता है सिग्मा E। सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा E इज व्हाट? एंड VD जो होता है वो होता है म्यू E के बराबर। एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ, एक स्टेप का है उसका। VD बराबर म्यू बता सबको, तो दोनों को पुट कर दिया। चलो NE म्यू, VD की वैल्यू क्या? म्यू ही पुट कर दिया, दोनों से क्या कैंसिल हुआ? तो बोलो हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला मिल गया। तो अगर सेमीकंडक्टर में सवाल पूछेगा तो सिग्मा पूछेगा, इसलिए इस पर आए थे। सिग्मा इज व्हाट? इज NE म्यू। ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? NE। अब ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, फॉर्मूला ये यूज करना है जो यहाँ लिखूंगा। इसमें क्या है? IE IH, मतलब जो भी करंट फ्लो होगा क्या केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या होल की वजह से भी होगा? तो यही फॉर्मूला अपने दिमाग को समझाओ ये बात कि कंडक्टर होता तो मैं एक बार लिखते हैं निया VD, लेकिन सेमीकंडक्टर तो कितनी बार लिखेंगे? एक बार किसका और एक बार किसका? NE VDE NH VDH। समझ आ गया क्या है? VDE इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VDH होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, NE और NS तो बराबर है ना, तो कॉमन ले लो, NiE अंदर क्या बचा? VDE प्लस, बोलो ये इतनी सी बात समझ आई। अब ये फॉर्मूला घटेगी नहीं क्योंकि हम पहले ही रट चुके हैं, करंट में इस फॉर्मूला को यूज भी करते हैं। आपने नहीं किया बाई चांस, पर करेंगे, है ना? तो हमें डबल याद करने की जरूरत नहीं, बस ये समझना है कि 2 बार क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, समझ लिया। दूसरा मैं सीधा लिखता हूँ सिग्मा का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता J नहीं पूछता ज्यादातर, पर J पूछना हो तो A को इधर ले आओ, बन गया J बस। अच्छा, सिग्मा क्या होगा? सिग्मा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, सिग्मा ड्यू टू होल, बोलो लिखा जाएगा? अच्छा बताओ फॉर्मूला क्या होगा? N कॉमन ले लेते हैं ना यार, E अंदर क्या बचा? म्यू E प्लस, म्यू का कॉमन क्यों नहीं ले रहे? म्यू तो अलग अलग है ना, म्यू अलग अलग है, N दोनों में बराबर है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, चार्ज दोनों का बराबर है, लेकिन म्यू दोनों का अलग अलग है।
क्लियर होगी सारी बात? बस तो हमें इसको समझ करके याद रखना, ठीक है? दो फॉर्मूला याद रखें बस, एक निया विधि और एक एनए। इस पे सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, तो इनको लिख लेना आप सब, ठीक है? ठीक है ना? तो टाइम हो गया ना? चलिए ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, इस पे सवाल करेंगे। अगली क्लास में हम डोपिंग पढ़ेंगे, जहां से अपना मेन चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है? ईएलपी मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगी, मैं अभी फोन कर देता हूँ दोबारा, है ना? आ जानी चाहिए, तो आप लेकर जरूर आए, ताकि हम क्वेश्चन उसी में से करेक्ट करते जाएं। और इवनिंग लास्ट स्लाइड, ठीक है? चलो वो कर लेना, आप बैक कर लेना। अच्छा सुनो एक बात और, कि जो हाँ इवनिंग का डाउट टाइम जो बता रहा था आपको, इवनिंग 5 o'clock आप आ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट पूछना होता है। आज तो पहला लेक्चर है तो सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है? तो अगले लेक्चर में जैसे जैसे डाउट इकट्ठे हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? इवनिंग में आगे। चलिए, थैंक यू। क्या पढ़ाने वाले
कर दो